Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज का ये वीडियो BPSC 131 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमारे चैनल पे आपको BPSC जो 131 का आपका पेपर है उसकी और भी वीडियोस मिल जाएंगी। ये जून सेशन एग्ज़ाम की जो वीडियोस हैं उसका पार्ट 2 वीडियो है। जो भी वीडियोस हैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो फिर आप वहाँ से बाकी के वीडियोस को भी देख लेना। एंड अगर आपको BPSC 131 का गेस्ट पेपर परचेज करना है जिसके अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मिलेंगे, तो वो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल से जाके भी कर सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे और यहाँ पे बस आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है BPSC 131। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि BPSC 131 का इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही आपको गेस्ट पेपर जो है वो मिल जाएगा एट ₹49। आप उसको यहाँ से अपनी बास्केट में ऐड करके परचेज कर सकते हैं। एंड गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं और आपके मेल पे ही आएगा, आपको कोई इशू आता है तो आप इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। नाउ जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। एंड एक और बात कि अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको जो डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स के बारे में बताना है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द पीपल। तो जनता जो होती है, ठीक है, जनता में जो लोग होते हैं, सारी की सारी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो उन लोगों के हाथों में होती हैं, है ना। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक संसदीय प्रणाली का अनुसरण करता है। हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और हमारा रूल ऑफ लॉ आता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं। सो गाइस, डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि उसमें जनता की संप्रभुता होती है, यानी कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी, जो फाइनल जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, ठीक है। सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर शासन करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग वोट देते हैं और जब हम वोट देते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अल्टीमेट जो पावर है वो लोगों के पास होती है और वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। उसके अलावा हमारे देश में हर एक व्यक्ति जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है, यानी कि हमारे देश में हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने के लिए मिलती है। वो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड गाइज, हमारे यहाँ पे कानून का शासन भी होता है। जो भी हमारे कानून होते हैं वो सारे इंडिविजुअल्स पे इक्वली अप्लाई होते हैं, ठीक है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी कि प्रधानमंत्री या जो मंत्री परिषद है वो न्यायपालिका के निर्णयों पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाल सकते। जो जुडिशियरी होती है वो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है, वो स्वतंत्र होकर कार्य करती है ताकि सभी को न्याय मिल सके। हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स एंड हमारी कुछ ड्यूटीज़ दे रखी हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम जैसे राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं एज अ भारत का नागरिक, हमारी कुछ क्या होती हैं, कर्तव्य होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। और हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता
हमारे यहाँ पे जो राज्य है और जो धर्म है वो दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। राज्य और धर्म जो है, रिलीजियस मैटर्स जो है, वो सरकार से दूर रहते हैं। तो एक तरीके का न्यूट्रलिटी जो है वो बना के रखी जाती है ताकि सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिल सके। एंड टाइम टू टाइम हमारे देश में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव और नियमित चुनाव होता है। तो सेम हमें हमारे देश में देखने के लिए भी मिलता है। और डेमोक्रेसी का एक जो फीचर होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि संघीय व्यवस्था है। सबसे ऊपर केंद्र है, केंद्र के पास ज़्यादा पावर्स है, फिर जो पावर्स हैं वो आगे स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच हमें शक्तियों का विभाजन भी देखने के लिए मिलता है। तो गाइज आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि क्या आपको इस आंसर में बताना था। तो क्या क्या हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं आपको वो बताने हैं। तो आपने शुरुआत करनी है ये बताते हुए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एंड देन आप आगे उसके सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं एक एक करके उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन द फाइनल आप कंक्लूजन में बता देंगे कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो कोई केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम ना होके बल्कि हमारे नागरिकों को डिग्निटी प्रोवाइड करती है, नागरिकों का पार्टिसिपेशन और सभी लोगों को जस्टिस भी प्रोवाइड करती है। इट्स सक्सेस लाइज इन द continuous engagement of the people, institutions and adherence to the constitutional values। तो भारतीय लोकतंत्र जो है वो संविधान के जो मूल्य होते हैं उनके अनुरूप कार्य करता है। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है संरक्षणात्मक भेदभाव क्या होता है। भेदभाव तो आप सभी को पता होगा, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, लेकिन संरक्षणात्मक भेदभाव का मतलब क्या है। तो मान लो कि हमारे देश में पहले कुछ ऐसी जातियां थीं जो कि अभी SC STs में आते हैं, तो उनके साथ पहले बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, भेदभाव होते थे। वहीं हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे, भेदभाव होते थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं। उसके अलावा जैसे कि डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी हमें संविधान में कुछ स्पेशल कानून देखने के लिए मिलता है ताकि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, वापस से इनके साथ पहले के जैसा ना हो। तो इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन स्पेशल मेजर्स होते हैं जो कि कोई भी स्टेट लेता है टू अपलिफ्ट सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। वो सारे लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए सोशली और एजुकेशनली। इन इंडिया इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल टू प्रमोट सब्सटेंसिव इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो हमारे देश में हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है वो एक बहुत ही अच्छा टूल है नागरिकों को समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे जो कि ऐसा करते हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 15 जो है, और उसमें जो स्टेट है वो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कर सकता है। आर्टिकल 16 में जो है स्टेट उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे सकता है। एंड आर्टिकल 46 स्टेट से कहता है कि वो वीकर जो सेक्शंस हैं उनको उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करे। ठीक है, तो आपने अनुच्छेद 15, 16 और 46 के बारे में इसके अंदर आपने बता देना है। फिर आज आप बोलेंगे कि आज के समय में हर कोई बराबर है, तो फिर ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल इनजस्टिस के बारे में बताना है। हम देखते हैं कि सेंचुरीज ऑफ कास्ट बेस्ड ऑपरेशन हमने झेला है। सोशल इनइक्वालिटी, ये जो जातियां हैं ये आज से नहीं बहुत सालों से उत्पीड़न का शिकार रही हैं, जिसकी वजह से इनको ये प्रोटेक्शन, संरक्षण देना ज़रूरी है। और समाज में जो ये डिस्पैरिटी एकदम अंदर डीप रूट हो चुकी है इसे ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी है। साथ ही साथ एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जब हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं SC STs OBCs को,
या फिर जब हम स्कॉलरशिप्स हमारी सरकार देती है, हॉस्टल्स एंड फाइनेंशियल एड देती है, तो वो भी इसी का ही प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है। एंड पॉलिटिक्स में भी हमें रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है, जो भी हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, विधान सभाएं हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे भी रिजर्वेशन है। सो ये जितना भी रिजर्वेशन है ये सारा का सारा आपका प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। आज जो है ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बन चुका है और एक क्रीमी लेयर की डिबेट चलती है, और एक कि मतलब अभी जो ये मतलब जो ये फ़ायदा है रिजर्वेशन का वो उन लोगों को भी मिल रहा है जो क्रीमी लेयर में आते हैं। और ये एक तरीके से इसको रिव्यू करना भी ज़रूरी है कि समय समय पर इसका रिव्यू किया जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, एंड इन द फाइनल आंसर आप बता देंगे कि जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन बट अ ट्रांजिशनल मैकेनिज्म टू ब्रिज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। तो ये कोई एक स्थायी समाधान नहीं था, ठीक है, बस ये है कि अभी के लिए उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता क्या होती है। तो गाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल, सबको बराबरी का चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपना पोटेंशियल डेवलप कर सकें और अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकें, यानी कि आगे बढ़ सकें रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। चाहे वो किसी भी कास्ट से, जेंडर से, रिलीजन से बिलोंग करते हों, उन्हें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये एक की एलिमेंट भी होता है। अगर कोई सोसाइटी जस्ट है और डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे सभी लोगों को क्या मिलनी चाहिए, अवसर की समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास और सफलता पाने का, जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है, उतना वो विकास कर सके और उसके साथ किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना हो। इसमें आप अनुच्छेद 15 के बारे में बताएंगे जो कि कानून के समक्ष समानता प्रोवाइड करता है, एंड अनुच्छेद 15 जो 1 है 14 के बारे में और 16 के बारे में आपने बताना है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड गाइस अब हम इसकी जो है डायमेंशंस को देखेंगे, जैसे कि एक तरीके की औपचारिक समानता है, इसके अंदर इक्वल लीगल राइट्स मिलते हैं एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन लॉ, और लॉज में कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाता, और ये सपोर्ट करती है एफर्मेटिव एक्शंस को। बारिश आ रही। सो गाइस हम देखते हैं कि जो डायमेंशंस हैं इक्वालिटी, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसकी डायमेंशंस को समझेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये क्या है, फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है कि हर जगह पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, कानून जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। उसके बाद ये जो है स्पेशल सपोर्ट देता है उन लोगों को जो कि क्या है, डिसएडवांटेज्ड हैं। क्या है गाइस, डिसएडवांटेज्ड हैं, उन्हें यहाँ पे स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और लोगों को बेसिक सर्विसेज दी जाती हैं। यानी कि अगर हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, यानी कि अगर हमें अवसर की समानता प्रदान करनी है, तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। ये सब जो कानून वगैरह बनाना और ये जो एफर्मेटिव एक्शंस यानी कि रिजर्वेशन देना, बेसिक सर्विसेज देना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या होता है कि जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस इन अ डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया रिक्वायर बोथ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एफर्मेटिव एक्शन। तो क्योंकि हमारे देश में जो समाज काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, तो यहाँ पे लोगों को रिजर्वेशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्हें अपलिफ्ट भी किया जा सके, ठीक है। तो भारत जैसे विविध समाज में सामाजिक न्याय के लिए अवसर की समानता और सकारात्मक भेदभाव दोनों आवश्यक होते हैं। यह हाशिए पर खड़े समुदायों के उत्थान में मदद करता है और समावेशी विकास यानी कि हर किसी का विकास हो उसको बढ़ावा देता है। कुछ इसके चैलेंजेस हैं, जैसे कि आज भी हमें जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी अपने देश में देखने के लिए मिलती है ना, जो मतलब लिंग के आधार पे जो असमानता है, लिंग आधारित असमानता हमें देखने के लिए मिलती है।
साथ ही साथ गांव और शहर में एक अंतर और आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि ट्रू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अचीव करने में एक बाधा बनती है। एंड इन द फाइनल आप बताएंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, हर किसी के साथ सेम व्यवहार करना इसमें नहीं होता, बट अबाउट क्रिएटिंग कंडीशन वेयर एवरीवन कैन कम्पीट फेयरली। ठीक है, जहाँ पे हर कोई फेयरली कम्पीट कर सके, उनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम समझेंगे कि सोशल जस्टिस क्या है। तो सोशल जस्टिस रेफर्स टू अ सोसाइटी वेयर ऑल इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर ट्रीटेड फेयरली, जहाँ पे सारे लोगों को फेयरली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसका एम होता है सभी लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, उनकी गरिमा का और सम्मान का ध्यान रखना। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि हम सभी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। तो आर्टिकल 14 से जो 18 है वो इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। उसके अलावा अनटचेबिलिटी को ये अबॉलिश करता है। एंड ओवरऑल आप बताएंगे कि जो DPSPs हैं हमारे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो भी कहते हैं कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका कल्याण होना चाहिए। एंड जो सोशल जस्टिस है उसके कुछ की कंपोनेंट्स, जैसे कि उसमें इक्वालिटी आती है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। इक्विटी का मतलब होता है वो लोग जो डिसएडवांटेज हैं उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए, और लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। एंड ये इंडिया में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया में पहले से ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इतिहास रहा है। यहाँ पे छुआछूत जैसे जो भेदभाव हैं, अस्पृश्यता, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो कि सभी को इंक्लूड करता है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि सभी लोगों को, जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया जाए, उन्हें भी एम्पावर किया जाए। ये हेल्प करता है डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट जैसे गोल्स को अचीव करने में। एंड फाइनली आप बता देंगे कि जो सोशल जस्टिस है वो काफ़ी एसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हमें फेयर, ह्यूमेन और इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, केवल संसाधनों को दोबारा से बांट देना काफ़ी नहीं है। समाज में सभी के अंदर आपसी आदर होना चाहिए, समानता होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए। सो गाइज, ये BPSC 131 का पार्ट 2 वीडियो था। इसके बाद जो है पार्ट 3 वीडियो भी आएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।